अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड विद इमदाद सुमरो। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। आज हम बात करेंगे इस मुल्क में जारी सियासी और आइनी बहरान की, और इस वक्त हुकूमत को आइनी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान के साथ साथ माशी चैलेंजेस का भी सामना है। वहीं पे सिस्टम कोलैप्स होने की बातें हो रही हैं, और ये सिस्टम कैसे कोलैप्स हुआ, सिस्टम बना कैसे, और ये सिस्टम है क्या, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। सिस्टम का प्रॉब्लम है या गुड गवर्नेंस का मसला है, इशू कहाँ आ रहा है, और तब्दीली कहाँ कहाँ नागुज़ीर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिबेट हो रही है सूबों की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, और क्या इस वक्त ये मुल्क सूबों की तकसीम का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं। माजी में हमने इंतज़ामी यूनिट्स का और 1 यूनिट का तजर्बा किया, वो किसी भी हद तक कामयाब नहीं हुआ, और उस तजर्बे से आज क्या हमने कोई सबक सीखा, और अगर ये मामलात इसी तरह आगे चलते रहे तो कितने नुकसानदेह होंगे ख़ुद इस वक्त वफाक के लिए भी। अगर हम बात करें निज़ाम की, तो पाकिस्तान में जब जमहूरियत की हम बात करते हैं तो वफाकी हुकूमत मौजूद है, सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, और जो तीसरा ज़बरदस्त सिस्टम है वो है बल्दियाती। तीनों हुकूमतें मौजूद हैं, लेकिन जो तीसरी हुकूमत है उसको बाइख्तियार नहीं बनाया जाता। चाहे वफाक हो या सूबे हों, वो बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से ये डिबेट शुरू भी होती है। मसला ये है कि अगर मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बन भी जाते हैं तो वो क्या परफॉर्म कर पाएंगे, और उन यूनिट्स को चलाने के लिए या सूबों की तकसीम की जो बात कर रहे हैं उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, जबकि पहले से ये कहा जा रहा है कि हम अपने फंड्स कट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है ख़ुद वफाक के ऊपर भी, और वो सूबों की तरफ देख रहा है। पिछले बजट के एदाद शुमार तो यही बता रहे हैं। इस वक्त एक डिबेट है सूबों की तकसीम की, रद्द अमल भी आ रहा है, और सिंध की जब हम बात करते हैं तो सिंध से शदीद रद्द अमल आया जब से ये बात मीडिया के ऊपर डिस्कस होना शुरू हुई कि सूबों की तकसीम का मामला है। यहाँ के दानिश्वर हों, आम शहरी हों, उनकी तरफ से शदीद रद्द अमल आ रहा है। ये रद्द अमल क्या है और क्यों इस मौके पे इतनी शिद्दत इख्तियार कर रहा है, आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बात करें। और सिर्फ ये कोई जज्बाती बात नहीं होगी, कोई सियासी बात नहीं, ये पूरे एक पस मंज़र के तनाजुर में, और इसके ऊपर अथेंटिक गुफ्तगू होगी जो हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं वो आपके सामने रखेंगे। और आज का पैनल भी हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मौजूद है। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इमदाद सुमरो साहब, तहकीकाती सहाफ़त का एक बड़ा नाम। सुमरो साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एडवोकेट अहमद अली गबूर साहब, साबिक जज हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, और आज हमारी खुशकिस्मती है उन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। जज साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। जूम लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे नसीर मेमन साहब, आप मुमताज़ दानिश्वर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और जब हम इस सूबे की और मुल्क की डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके वाले से बड़ा खुलकर लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। थोड़ी ही देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे। और जामी चांडियो साहब समाजी रहनुमा हैं, मुफक्कर हैं, और बड़े उनके भी तहरीर और गुफ्तगू जो है वो अमूमन हम सुनते हैं। थोड़ी देर में वो भी हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। और MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, आप MPA हैं MQM पाकिस्तान की सिंध असम्बली में, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। ये हमारा आज का पैनल है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब सुमरो साहब, किस तरह देखते हैं रद्द अमल आपके सामने है। डिबेट हमारे प्रोग्राम का खासा रहा कि हम हमेशा वो बात करते हैं जो हक़ाइक़ पे मबनी हो, भरपूर तहकीकात के साथ। आप क्या समझते हैं, आपके मुशाहिदे में क्या है कि ये जो मुतालबात हैं इस वक्त, बुनियादी वजह क्या है और क्यों कर, और इस वक्त ये डिबेट शुरू हुई है? अच्छा ज़फ़ीर साहब, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि डेमोक्रेसी का जो थर्ड टियर है लोकल गवर्नमेंट, उसको अपनी मुकम्मल रूल के साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। बदकिस्मती यह है कि सिंध में तो फिर भी लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम है, मौजूद है, बिल्कुल थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन पंजाब में लोकल गवर्नमेंट की सरे से मौजूदगी ही नहीं है। अब बात सिंध की तकसीम और हो रही है पंजाब से। पंजाब के मीडियाई सेट और कुछ ऐसे लोग
जिन के लिए चले हुए कारतूस कहना भी कुछ अजीब सा लगता है, वो भी बुरा लगता है। फवाद चौधरी साहब, वसीम अख्तर साहब, साबिक गवर्नर साहब, इस तरह के लोग, मौलवी महमूद साहब, इनको किसने अख्तियार दिया है या इनके पास कौन सा मैंडेट है? न ये पंजाब में बैठ के बात करते हैं, और वसीम अख्तर साहब तो खुद साख्ता ISPR के तर्जमान भी बन गए हैं। पारा बहुत हाई है। कल सिंध के कौम परस्त जमायतों का इजलास है, सिंध एक्शन कमेटी का, जामशोरा में सैयद जैन शाह के घर पर, और उसके बाद 16 अगस्त को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो सिंध का है, GDA, पीर साहब पगाड़ा की सरबराही में, वो शहरा कायदीन पर एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मुतालबा आपने मुझसे पूछा कि इसके पीछे क्या है, जो मुतालबा कर रहे हैं उनको कोई सरोकार नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट से निज़ाम को बहाल किया जाए। मुशर्रफ के दौर में भी फुल फ्लेज लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नाफिज था। एक लिसानी टोला जिसकी पूरी सियासत नफरत पर है, वो इस पर सियासत कर रही है, और टोटली ये जो मंसूबा है या ये जो डिमांड है वो बदनीयती पे, इल इंटेंशन पर मबनी है। लेकिन मेरा इसी में जो ज़िमरन सवाल था कि वक्त यानी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना किसी भी डिबेट की, किसी भी बात की, और इस तरह का जब आप कोई आइडिया फ्लोट करते हैं मार्केट में तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ होता है। तो आप समझते हैं कि ये टाइमिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई, और वाकई में कुछ गड़बड़ है पीछे? बिल्कुल गलत टाइमिंग है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो वफाक है वो सूबों ने बनाया। सिंध अंग्रेज़ों के कब्जे से पहले एक आज़ाद और एक अलग मुल्क था। पंजाब भी था, KP के पंजाब का हिस्सा था। 1901 में वो अलग एक सूबा बना, और बलूचिस्तान का आपको पता है कि किस तरह कलात की स्टेट थी, मकरान की स्टेट थी। तो इन्होंने मिलकर अपने सर्टेन कंडीशंस पर पाकिस्तान के वफाक में, फेडरेशन में वो शामिल हुए हैं। ये कोई फेडरेटिंग यूनिट या इंतजामी यूनिट नहीं है। अगर इंतजामी यूनिट्स की बात करते हैं तो आपके पूरे पाकिस्तान में डिवीज़न लेवल पे इंतजामी यूनिट्स मौजूद नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंतजामी यूनिट्स मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ लिसानियत के बुनियाद पर जो सूबा खुदा रखास्ता बनेगा तो उसकी रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त आएगा। मैं आपको बता दूं कि 5.5 करोड़ सिंधी, उसमें सिविल सोसाइटी है, वकील है, सहाफ़ी है, राइटर है, सियासी कारकुन है, पीपल्स पार्टी है, ये सब एक नुक्ते पे मुत्तफिक है कि नया सूबा सिंध में हमारे लाशूबे बनेगा। लाशूबे बनेगा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ सर्वेज आ रहे हैं, और वो बड़ा ये डिबेट है। हम आगे चल के ज़रा हमारे साथ वो एक बदबूदार पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसके ऊपर ओपिनियन लेंगे। जज साहब, किस तरह देखते हैं आईन पाकिस्तान नए सूबे बनाने के बारे में, क्या कहता है, और आर्टिकल में कितनी गुंजाइश है, प्रोसीजर क्या है हमारे नाजरीन को समझने के लिए? देखें, सबसे पहले ये है कि हम जो फेडरेशन के साथ इकट्ठे हुए हैं तो एज ए इंडिपेंडेंट और सुवेरेन स्टेट के तौर पर इकट्ठे हुए थे। 1940 में जो बेस है रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ये है कि सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जो बाद में बलूचिस्तान भी की जो रियासतें आई हैं, उसमें भी यही है कि वो आज़ाद रियासतों के हिसाब से सुवेरेन स्टेट के हवाले से एक फेडरेशन का हिस्सा बनी है। सही। अब ये है कि उसके हर रियासत का, जिस रियासत की प्रॉपरली डेफिनेशन है कि उसकी कल्चरल वैल्यूज, उसकी लैंग्वेज, उसकी पॉपुलेशन, हर जो अब हम सूबा कह रहे हैं वो सूबा प्रॉपरली एक मुल्क की और इस तरह की कल्चरल वैल्यूज अपने रख रहा है। ठीक है। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये शक जरूर है 239 में कि भाई जो है वो कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी अल्टरेशन होगी प्रोविंस में, वो उसी सूबे की 2/3 की मेजॉरिटी से ये चीजें सामने आएंगी कि अगर उसी जो स्टेट है या उसी सूबे की जो असेंबली है वो उसको अगर एग्री होती है 2/3 की मेजॉरिटी में तो उसमें कोई अल्टरेशन होगी। मगर यहाँ ये हुआ है कि सिंध की जो सूबाई असेंबली है बार बार मुसलसल जो है वो इस हवाले से आती रही है कि भाई जो है वो सिंध की जो प्रोटेक्शन की जाए, और सिंध की जो अपना जो तकसीम है उस तकसीम को हमेशा रिजेक्ट करती जा रही है। मुसलसल ये हुआ है कि पहले 2014 में भी करारदाद आई है, 2026 में भी करारदाद आई है। इससे अगर इस तरह की बातें करना कि सिंध की तकसीम या वो ये आईनी तौर भी और जो खुद मुख्तियारी है उसकी जो है वो रूह को वो कुचलने वाली बात है, जो जिसका जो है वो नाकाबिल अज़ाला वो नुकसान आते हैं। ठीक है। अब इसमें अपना सुमरो साहब, जब हम बात करते हैं बार बार ज़ाहिर रद्दअमल की, और ख़ासतौर पे जब आईनी पोजीशन जिस तरह भी जैसा भी फरमा रहे थे, आपको लगता है कि
ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی بات کریں، خود مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کی اتحادی تو نہیں ہے، لیکن ان کو سپورٹ حکومت بنانے میں ضرور کر رہی ہے۔ خود پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی خراب ہو رہی ہے اس پوری صورتحال میں، اور رد عمل تو بعد میں کیا آئے گا، آج تک جو رد عمل آ رہا ہے تو شاید یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اور اس کے اوپر ہم مزید بات بھی کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نصیر میمن صاحب، وہ ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر چکے ہیں، تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں، تو اگین ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ نصیر میمن صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت، ایک تو ڈیبیٹ آپ سن رہے تھے، صوبوں کے حوالے سے بعض گشت سنائی جا رہی ہے، اور سمجھ سے قاصر ہیں ہم کہ یہ وقت کا اس وقت جب ملک ویسے ہی معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ استحکام کی طرف جانا چاہیے تھا، اور اس طرح کا جو ایک آئیڈیا فلوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر اب ذرا ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہوگا؟ اور اگر تقسیم ہوتی ہے تو اس کے لیے اس سے پہلے بھی جس طرح ہمارے پینلسٹ بھی فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس بلدیاتی حکومتیں ہیں، ان کو مضبوط کیا جائے، انتظامی سطح پہ ان کو اگر آپ اختیارات دیتے ہیں تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا اس کے اوپر بڑا ووکل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے وہ مزید فیڈریشن کو کمزور کرے گی؟ بہت شکریہ جناب۔ دیکھیں، اس پہ جو ڈبیٹ ہے وہ تو بڑی ڈائریکٹڈ ڈبیٹ ہے، یہ تو کوئی ڈپی چپی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کون ڈبیٹ کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں، ان کی تاریخ جغرافی کیا ہے، آپ میپ آؤٹ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں کوئی بڑا انکشاف ہم کریں۔ اب آتے ہیں اس تھیوری کی طرف۔ دیکھیں، اس طرح کے جو پولیٹیکل تھیوریز ہیں، جی جی، یا تو ان کی پولیٹیکل فیزیبلٹی ہونی چاہیے یا اکنامک فیزیبلٹی ہونی چاہیے، کوئی ایک فیزیبلٹی ہو جو اس کو جسٹیفائی کرے۔ پولیٹیکل فیزیبلٹی تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ ایک ایسا ملک جس کو بنایا صوبوں نے، مطلب بالکل ایک الٹ چیزیں، یہ ایسے ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، یہ چینل آپ کا ہو جی اور جی، میں بیٹھ کے فیصلہ کروں کہ آپ اس میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، بنانے والے آپ ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ جن صوبوں نے ملک بنایا ہے، پولیٹیکلی یہ ڈیسیژن میکنگ ان کا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار قبل۔ اب آتے ہیں فائنینشیل اور ٹیکنیکل فیزیبلٹی پہ آ جائیں۔ اگر اینڈ آبجیکٹو گورننس بہتر کرنی ہے، جی جی، مجھے کوئی سمجھائے کہ یہ نصیر محمد صاحب، آپ کی آڈیو اب تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ رہی، ہم کوشش کریں کہ آڈیو امپروو ہو سکے تو ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ سمر صاحب، بات وہ بھی یہی کر رہے تھے کہ اگر تو بات صرف پرفارمنس کی ہے تو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے، اور نچلی سطح پہ آپ کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں۔ نیت اگر یہ ہے تو آپ مضبوط کریں بلدیاتی اداروں کو اور پرفارم کریں گے وہ، اس کے اوپر کیوں نہیں فوکس کیا جا رہا ہے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ صوبے اگر مان بھی لیتے ہیں کہ صوبے بن جائیں گے تو یہی لوگ ہوں گے نا ان صوبوں میں بھی کام کرنے والے، وہ کیسے پرفارم کریں گے پھر؟ سمرو صاحب جی، دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نیت یہ نہیں ہے کہ پرفارمنس بہتر ہو، اکانومی بہتر ہو، عوام کو ان کے ڈور اسٹیپ پر جا کر انصاف ملے، حالات بہتر ہوں، فائنینشلی حالات بہتر ہو، پولیٹیکلی حالات بہتر ہو۔ نیت ہی خراب ہے۔ نیت میں یہ شامل ہے، بد نیتی ہے، ال موٹیوز ہیں، اور لسانیت کے بنیاد پر یہ صوبے بنانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جی، جب بلوچستان پورا جل رہا ہے، کے پی پورا جل رہا ہے، کشمیر میں انہوں نے آگ لگا دی ہے، تو یہ اچانک ان کو بیٹھے بیٹھے یہ خیال کیسے آیا، یا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ سندھ نسبتاً پرامن علاقہ ہے، اس میں بھی آگ لگا دی جائے، یہ پورے ملک کو آگ لگانے کے در پہ ہیں۔ انہوں نے کوئی عقل کی بات سیکھنی نہیں ہے۔ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے قریبی ذرائع سے میری بات ہوئی ہے، ان کی سینٹرل لیڈرشپ نے اپنی پوری پارٹی کو یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت چھوڑنے کے لیے بھی تیار رہے، اچھا، آپ کے خلاف کیسز بھی داخل ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی تیار ہیں، جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر انہوں نے کمپرومائز کیا تو یہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی۔
पूरा सिंध, पूरी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, इनके कॉम्प्रेस, इनके वकील साहब, अदीब, सब एक पेज पे है। ठीक। 5 करोड़ सिंधियों में से अगर 10 लाख लोग निकल कर रोड, रास्ते, रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दें, जी जी, तो जो बबरलो में आपने देखा था कैनाल्स वाले मसले पे, बिल्कुल उससे ऐसे भी ही। शदीद एहतजाज मुझे नज़र आ रहा है। और जिस तरह बलूचिस्तान, केपी और कश्मीर में आग लगी हुई है, खुदा न खास्ता वो आग मुझे सिंध तक फैलती हुई नज़र आती है। ठीक है। इसमें जैसा आप किस तरह देखते हैं, एक तो है कि ज़रा हम पहले भी बात कर चुके हैं, सूबाई मंजूरी असम्बली से बहुत रेलिवेंसी है इसमें। दूसरा ये कि जो सूबरों साहब भी बात कर रहे हैं, आसान नहीं है इसको, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा अक्सरियत हो असम्बलियों में, सूबाई सतह पे भी और वफाक में भी। हुकूमत खुद किसी की बैसाखियों पे खड़ी है, और जिस तरह नसीम मेमन साहब कह रहे थे कि फेडरेशन को तो सूबे मजबूत कर रहे हैं ना, सूबों ने फेडरेशन बनाई है, तो जब ये सतून नीचे से निकाले जाएंगे या निकालने की कोशिश की जाएगी, तो हम जो ताकत है या जो हमारी सेंटर पावर है, तो वो मज़ीद कमज़ोर नहीं होगी। बिल्कुल यही है कि सेंट्रल ताकत कमजोर हो जाएगी। और उसके बाद ये है कि अगर इनको दो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक तो ये है कि पॉलिटिकल यूनिट्स है जो हमारे स्टेट्स हैं या जो प्रोविंसेस हैं, वो एक पॉलिटिकल यूनिट्स है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इनको बनाने हैं, अगर निचले सतह पर वाली बात है, तो एक तो ये प्रपोजल आप जो बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट दे दें, सिस्टम दे दें कि लोकल गवर्नमेंट को इतना बाख्तियार बनाने कि अगर आप इनको वाकई काम करने वाली नीयत है तो उनको बाख्तियार इदारों को बनाए, ताकि वो लोकल सतह पर उनको अख्तियारात मुंतकिल हो सकें। दूसरी बात ये है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सिर्फ ये नहीं है कि आप जोग्राफिकली प्रोविंशियल जोग्राफी आप चेंज करें, वो जो तारीखी एक हिस्टोरिकल हैसियत रखती है, ठीक, वो बजाय इसी के कि आपको अगर बनाने हैं तो सिंध में अगर 27 अजला है तो 56 बनाए, देखें तो हर जगह पर डीसी बिठाए ताकि वो काम करे। लाजम ये जरूरी तो नहीं है कि वो एक जो पॉलिटिकल हवाले से, जो पॉलिटिकल हमारे यूनिट्स हैं, जो एक कल्चरली हवाले से रिच है और उनकी तारीख है। अब देखें, जिस तरह सिंध की बात करते हैं, तो सिंध 1853 के बाद, अंग्रेज के बाद, उससे पहले 712 से सिंध का वजूद जो है हम पढ़ रहे हैं। तो क्या इतनी तारीखी तौर पर पुरानी जो अपना हैसियत रखने वाले मुल्क के स्टेट, एक प्रोविंस है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन लानी है तो आप इस तरह आए ना, अपना लोकल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को लाएं, तब्दील करें, अगर नहीं तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नसीम अहमद साहब से बात कर लेते हैं। नसीम अहमद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी बेहतर होगी। आप समझते हैं, जिस तरह हम पहले भी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, कि नए सूबे गवर्नर्स बेहतर करेंगे, मसाइल में इजाफा करेंगे, या फिर आपको लगता है कि वसाइल की तकसीम और NFC अवार्ड पर इसके असरात भी ज़्यादा गहरे असरात मुरतब होंगे? आप किस तरह देखते हैं इस पूरी पॉलिसी को? देखिए, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। ये एक दीवाने का ख्वाब है, जो अगर कोई इम्पोज करना चाहे ताकत के जोर पे तो अलग बात है, वरना इसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नजर नहीं आती। जहां तक आपने NFC की बात की, मैं आपको बताऊं, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी पोलराइज्ड है कि ना हम 2010 के बाद कोई NFC अवार्ड ला सके। आज उसको 16 साल हो गए। पानी की तकसीम का अवार्ड 1991 में हुआ है, उस पर आज तक अमल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास नहीं होते। आपको जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई कंसेंसस नहीं बिल्ड हो रहा, ये सिर्फ 4 सूबों में हो रहा है। सोचिए, एक दिन यहाँ पे 33 सूबे बैठे होंगे, आप एक नहर का फैसला नहीं कर पाएंगे, पानी के क्यूसेक का फैसला नहीं कर पाएंगे। ये टोटली इम्प्रैक्टिकल है। और कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मुझे बता दे कि जब 4 सूबे चलाने को पैसे नहीं है, आप सूबों से पैसे उठा के पेट्रोलियम लेवी लगा के सिस्टम चला रहे हैं अपना। जी जी, इस साल पैसे लिटरली सूबों के बाजू मरोड़ के लिए गए। कैसे मुमकिन है कि 33 सूबों के 33 वजीर आला होंगे, गवर्नर होंगे, DIGs, IGs होंगे, चीफ सेक्रेटरीज होंगे, हाई कोर्ट की बेंचेस बनेगी? ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का एडिशनल बजट कहां से जनरेट होगा? क्या ये कल को अगर आप डिवीजन को सूबा बनाए तो वो नई इकोनॉमी क्रिएट करेंगे, नए पैसे बनाना शुरू करेंगे, नई एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे? करेंगे क्या जहां से पैसा आएगा? पैसा जहां से आपको लाना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती नहीं, और उसकी वजूहत हम सबको पता है। मुझे बताइए कि हमारी एक्सपोर्ट जब से हम पैदा हुए हैं, इंपोर्ट का 50% से नीचे है।
ٹھیک یہ شکر کریں کہ جو کچھ لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہیں جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں اپنے گھروں کے خرچے میں، ہمارے پاس ڈالر آتے ہیں، ہمارا فارن ایکسچینج کا ایک بیلنس ہوتا ہے، یا پھر سعودی عرب اور چائنا سے ہر مرتبہ تیسرے مہینے ہم رول اوور کرواتے ہیں، صحیح. اس رول اوور پہ ہم گزارا کر رہے ہیں. کہاں ہے ہماری اکانومی جو 36 صوبوں کا بوجھ اٹھائے گی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا فتنہ پیدا ہوگا، اور سیاسی طور پر مجھے تو یقین کریں کہ بہت میں فکر مند ہوں کہ یہ ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. اس بہت میں ہی تکلیف جی کا صورتحال. نسیم احمد صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے نا ٹیسٹر کے طور پہ آپ مارکیٹ میں کوئی آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اصل گیم ہے؟ سب کو پتا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ 4 صوبے تو مینیج نہیں ہو رہے، ان سے فنڈز لیا اس دفعہ وفاق نے. سو آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے کوئی اور گیم ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی نیا سسٹم، کوئی نیا سیٹ اپ لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آپ کوئی چیز سمیل کر پا رہے ہیں اپنی دور اندیشی سے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، جو نقوی صاحب نے بیان جاری کیا ہے اس سے کروایا گیا بیسیکلی، جی اس میں انہوں نے اٹیک ہی سسٹم پہ کیا، اور اس نے واضح نہیں کیا کہ سسٹم سے اس کی کیا مراد ہے، کیونکہ آپس کی باتیں 80 سال کی تاریخ کا ایک سال کا کیلنڈر بنا لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سسٹم کہاں سے چلا. لائٹر نوٹ سر، سسٹم ایک سندھ میں بھی کام کر رہا ہے نا، ہو سکتا ہے انہوں نے اس سسٹم کی بات کی ہو. وہ سسٹم 4 صوبوں میں کام کرتا ہے، نظر ذرا ایک جگہ زیادہ آ جاتا ہے. چلیں مان لیتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میں اس سسٹم کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. ایگزیکٹلی، کوئی بھی نہیں کرے گا اس طرح کے سسٹمز آپریٹ کریں، جی جی ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، وہ سندھ میں ہو یا کسی اور جگہ ہو. لیکن وہ اس سسٹم، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ان کو اس سسٹم سے پرابلم تھوڑی ہے، کپتان اس سسٹم سے پرابلم نہیں ہے. یہ لین دین کھانا پینا ان کے مذہب میں جائز ہے. اچھا، پرابلم اس سسٹم سے جو انکار کرتا ہے، صحیح، جو کبھی کہتا ہے کہ نہر نہیں بنانے دیں گے، کبھی کہتا ہے کہ NFC کا شیئر نہیں دیں گے، کبھی کہتا ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ میں ترمیم نہیں برداشت کریں گے. ورنہ وہ جو سسٹم ہے وہ تو برسوں سے چل رہا تھا، اس میں تو سارے شیئر ہولڈر ہیں بھائی، اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ صحیح. جس سسٹم پہ اعتراض ہے، جہاں اسٹیکس کا کلیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سندھ پراونس یا کسی اور صوبے کے لوگ جب کوئی غیر معقول بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہاں سے پھر تہمتیں شروع ہوتی ہیں، وہاں سے سسٹم خراب ہونا نظر آتا ہے. مختصر یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کسی اور وجہ سے بھی کر رہے ہوں تو، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، اس کے جو آفٹر شاکس ہوں گے، آپ کا اصل ایجنڈا اگر حکومت کو ہٹانا ہے، کون روکتا ہے اس ملک میں؟ جب آپ کا جی چاہتا ہے گلے سے ہٹا کے پرائم منسٹر کو گھر بھیج ہی دیتے ہیں. گھر بھیج دیں تو بڑی مہربانی، آپ بھیجتے کسی اور جگہ ہے تو اس میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے آپ کو بھائی. آپ ویسے ہی اٹھا کے ہینڈ پہ پچھلے الیکشن میں کیسے ہو گئے تھے، کہاں سے لوگ آ گئے تھے جن کا کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا، جن میں اپنا شاید فارم بھی بھرا تھا یا نہیں، وہ ویسے ہی کروا دیں، دیر کتنی لگتی ہے. لیکن اگر یہ کرنے کے لیے آپ ایک اور نیا ایسا پلان رول آؤٹ کر رہے ہیں جس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس خطرناک ہوں گے. آپ ایک علاج کرنے میں وہ دوائی اختیار کریں جو 3 بیماریاں اور نکال لے، تو اس میں کون سی دانت مندی ہے؟ پاکستان کا کون سا بلا ہو؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن کیا کوئی یہ بھی ہے کہ کوئی ترکی ٹائپ کا کوئی ماڈل تو نہیں لانے کی کوشش کی جا رہی؟ دیکھیں، ہر ملک کے جو ماڈلز ہیں نا، وہ آپ باروڈ ماڈل سے ملک نہیں چلا سکتے. نہ ترکی چائنا کا ماڈل لے سکتا ہے، نہ چائنا ہمارا ماڈل لے سکتا ہے. نیشنز کی ہسٹری میں ایوالو ہوتے ہیں سسٹمز، ایجاد نہیں ہوتے. ذہن میں رکھیں، پولیٹیکل سسٹمز آر اے پروسیس، دے ہیو ٹو ایوالو، ناٹ ٹو بی انوینٹڈ. ہم نے انوینٹ کیا نا 1 یونٹ. بھئی ہم نے 50 سال پہلے کہا کہ صوبے مرج کر لو، چھوٹے صوبے کیوں رکھیں؟ آپ ذرا عقل مندی دیکھ لیں. صحیح. آپ اس وقت ملک فیروز نون اور جو دوسرے سابقہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، ان دونوں کے آپ اسٹیٹمنٹس جو وہاں پہ اسمبلی میں اٹھا کے پڑھ لیں، کیا لکھا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی آئے گی. وفاق، یہ ممتاز دولتانہ صاحب اور فیروز نون کے، میں نے ابھی کھول کے پڑھے ہیں کچھ دن پہلے. جو تعویلیں آج آپ کو صوبے چھوٹے کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، وہ 70 سال پہلے دی گئی کہ یہ بڑا صوبہ بنائے تو یہ سب بچہ ہوگا. کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے ہوم ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بات بھی کریں گے نسیم احمد صاحب، اور جب ہم ابھی بریک کی طرف بھی جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ہمارے تھنک ٹینکس کیا کر رہے ہیں اور پالیسی میکرز جو ہوتے ہیں ان کا انپٹ لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے. سمرو صاحب، جاتے جاتے آپ صرف جو گفتگو اپنے نسیم احمد صاحب کی سنی، اس کے اوپر 1 منٹ میں اگر آپ کامنٹ کر سکیں. بالکل، نصیر احمد صاحب نے جو بات کی اس سے 100% متفق. جو آپ نے تھنک ٹینک اور اس ملک کے دانشوروں سے مشورہ کرنے کی، فیڈ بیک لینے سے بات کی،
तो उनको दानश्वर भी उनके अपने पसंद के हैं। उनके पसंद का दानश्वर फवाद चौधरी है, अच्छा, वसीम अख्तर है, मौलवी महमूद है, और गवर्नर इमरान इस्माइल टाइप लोग हैं, वाडा साहब, फैसल वाडा साहब टाइप लोग हैं, जो जिनका अक्ल दानिश के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे तो हैरत होती है कि आज तक छोटे छोटे मामलात पे नोटिस आ जाता है। वसीम अख्तर साहब फरमा रहे थे कि सिंध के लोग सिर्फ हमारे प्यार की ज़बान नहीं समझते हैं, ISPR की ज़बान समझेंगे। सही। तो उस पर ISPR क्यों खामोश है? उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये कौन होता है कि वो सिंध के लोगों को ISPR के बिहाफ पे, पाकिस्तान आर्मी के बिहाफ पे, हम भी इतने ही मुहब्बे वतन है, सिंध के लोग इतने मुहब्बे वतन है कि सबसे पहले पाकिस्तान बनाने की करारदाद हमने पास की। पाकिस्तान में शामिल होने की क्या हमें ये सज़ा दी जा रही है? और हमें ऐसे लोग जिनका कोई भी मैंडेट नहीं है, जिनका कोई भी पॉलिटिकल रोल सही। नहीं है, जिनका दिमाग दिल नहीं है, वो हमें फ़ौज के बिहाफ पे धमकाएंगे। और इस तरह की बात करके बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। वक्त तो ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पे डिबेट करेंगे। मजीद पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।